बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पुनर्गठित कैबिनेट कमेटियों में फेरबदल। 8 में से 6 कमेटियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को दी मंजूरी। राजीव कुमार बने रहेंगे उपाध्यक्ष। पड़ोसी पहले नीति के तहत कल मालदीव और श्रीलंका के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने पहले विदेश दौरे पर आज जाएंगे भूटान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मार गिराए 4 आतंकी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। दुबई में दर्दनाक बस हादसा। 8 भारतीयों समेत 17 लोगों की मौत। ओमान की राजधानी मस्कट से दुबई आ रही थी बस। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी। पीड़ित परिवारों के संपर्क में विदेश मंत्रालय। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को दी 15 रनों से मात। नाथन कूल्टर बने मैन ऑफ द मैच। मिशेल स्टार्क ने झटके 5 विकेट। ब्रिस्बेन में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज होंगी आमने सामने। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम 4 महत्वपूर्ण कमेटियों में जोड़ दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम अब संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, निवेश और विकास संबंधी कैबिनेट समिति और रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति में जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पूर्ण बहुमत से दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने के बाद 8 कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सिर्फ 2 कमेटियों में ही जगह दी गई थी, लेकिन अब उन्हें 6 कमेटियों में जगह मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नीति आयोग का पुनर्गठन को मंजूरी दी है। राजीव कुमार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं वीके सारस्वत, रमेश चंद, वीके पॉल आयोग के पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आयोग का पदेन सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। साथ ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, रेल मंत्री पीयूष गोयल, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। केंद्र सरकार संसद के पहले सत्र में ही 3 तलाक पर रोक समेत 10 अध्यादेशों को कानून बनाने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। पिछली सरकार ने इस साल जनवरी-फरवरी में ये अध्यादेश जारी किए थे, लेकिन 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में ये अध्यादेश कानून में परिवर्तित नहीं हो सके थे। अब जब लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार दोबारा सत्ता में लौट आई है, तो इन प्रस्तावित कानूनों को फिर से नवगठित लोकसभा में पेश करने का फैसला किया गया है। इन अध्यादेशों को संसद सत्र शुरू होने के बाद 45 दिन के भीतर कानून के रूप में बदलना होगा, नहीं तो ये समाप्त हो जाएंगे। इन अध्यादेशों में एक बार में 3 तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश के अलावा भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश, कंपनी संशोधन अध्यादेश, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अध्यादेश, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश, आधार और अन्य कानूनों संशोधन अध्यादेश, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश, विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन अध्यादेश और केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अध्यादेश शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन अध्यादेश के जरिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जो घोटालों में घिरे भारतीय चिकित्सा परिषद एमसीआई का संचालन करती है। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी कल अपने पहले विदेश दौरे पर मालदीव रवाना होंगे। इसके बाद वो श्रीलंका का भी दौरा करेंगे, जहां भारत के इन देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। यात्रा के दौरान मालदीव और श्रीलंका के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों द्वीप देशों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद पहली विदेश यात्रा पर मालदीव और श्रीलंका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 8 और 9 जून को मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मालदीव की राजधानी माले का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के साथ शिखर बैठक होगी। 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की संसद को संबोधित भी करेंगे और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से मुलाकात करेंगे, जो इस वक्त मालदीव की संसद के अध्यक्ष हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मालदीव यात्रा है। There will be a meeting with President Solih. The two leaders will jointly inaugurate remotely 2 of the completed projects that we have done. There will be meetings with the Vice President, Mr. Naseem, the Speaker, Mr. Nasheed, and leaders of some of the political parties. And as you know, the Prime Minister has been invited by the Majlis to address the Majlis, which he will also be doing on the 8th of June. माली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के दौरान भारत मालदीव के बीच कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जा सकते हैं, जिनका मकसद दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। The Prime Minister's visit is essentially focused on 3 objectives. Firstly, it is to maintain contacts at the highest level between close neighbors. Secondly, we want to assist the Maldives as their development partner in the revival and development of their economy. And thirdly, of course, is to strengthen the people-to-people relationship we have with the Maldives. विदेश दौरे के दूसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचेंगे, जहां वे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ बैठक करेंगे। साथ ही श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात भी करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि कोलंबो में भारत श्रीलंका के बीच होने वाली वार्ता आतंकवाद की चुनौती से निपटने और विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर होगी। प्रधानमंत्री मोदी का कोलंबो में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। Have talks with President Sirisena, with Prime Minister Ranil Wickremesinghe. He will meet the leader of the opposition, Mahinda Rajapaksa, and he will also have meetings with Mr. Sambandhan, who heads the TNA, the Tamil parties. And obviously, although the visit will be short, there will be a review of the relationship and identification of how we move ahead. हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए मालदीव और श्रीलंका दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं। समुद्री सीमाओं के लिहाज से दोनों देश भारत के पड़ोसी भी हैं। दोनों की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था से काफी नजदीक से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इन दोनों देशों के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने में सहायक होगी। भारत, मालदीव और श्रीलंका के लोगों के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं और आर्थिक तौर पर भी देखें तो एक दूसरे पे अन्योन्याश्रय संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इन संबंधों को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, खास करके उस समय जब दोनों देशों मित्रवत सरकारें कायम हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ मालदीव के माले से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे से पहले भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त ऑस्टिन फर्नांडो से राज्यसभा टीवी ने खास बातचीत की। I am joined by the High Commissioner of Sri Lanka in India, Mr. Austin Fernando. Welcome to RS TV, sir. Sir, our Prime Minister Narendra Modi ji is going to Colombo. What do you think will be main on agenda? Sri Lanka and India had been having long-standing relationships with each other in several areas. We have been working together on economic affairs, cultural affairs, security affairs, and like that, and even in media affairs we have been working together as two countries. So these are the issues which will be on the table between any two heads of states who will heads of states or heads of governments who will sit together to discuss. So therefore, since I am in Delhi and I am unable to comment about or predict about
predict about the agenda, to be very very firm on it, I must say that between two countries, these are the issues that may have to be discussed. And in the background, we have certain events that had preceded. For example, we have the terrorist attack that happened in Colombo and other areas in Sri Lanka, in several areas. So that is very recent, and therefore it will call for attention between the two countries, because you are also affected by terrorist attacks. So there are certain commonalities on this, and for that matter, that particular event had been told to us by the Indian intelligence people, according to all the reportings we received. So therefore, there could be certain areas where they can be working together if they really want to. So that may be one area. And then we had the memorandum of understanding that had been signed some time back, and there were certain items in the agenda for development purposes under Indian assistance. So those are things which I presume any head of state or head of government would like to be followed up when we meet another head of state. So like that, we can consider so many things as projections, and I can't tell you exactly what would be, and all what I said may not be there sometimes. That's a matter of concern for those people. विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर आज 2 दिन की भूटान यात्रा पर जाएंगे। वो भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा उस परंपरा को दिखाती है जिसमें भूटान हमारा एक करीबी दोस्त और भरोसेमंद पड़ोसी है। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be visiting Bhutan from 7th-8th June 2019. This will be External Affairs Minister's first visit abroad as EAM, and it reflects the importance that India attaches to its bilateral relationship with Bhutan, a close friend and a neighbor. During the visit, Honorable Minister is expected to receive audience with His Majesty the King. He will call on Lönchen Dr. Lote Shering, Prime Minister of Bhutan, and also meet his counterpart, Lempo Dr. Tandi Dorji, Foreign Minister of Bhutan. The visit of EAM to Bhutan is in keeping with the tradition of regular exchange of visits and views at the highest level between India and Bhutan. और एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि किर्गिस्तान में होने वाले SCO समिट में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है। To the best of my knowledge, there is no bilateral meeting being planned between Prime Minister and Prime Minister of Pakistan on the sidelines of the SCO summit. राजधानी दिल्ली में कल व्यापार बोर्ड और व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की संयुक्त बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस उच्च स्तरीय बैठक में निर्यात और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और आयात को नियंत्रित करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा माल परिवहन और कृषि निर्यात पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग और निर्यात संस्थानों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वो सब्सिडी और अनुदान पर निर्भर रहना बंद करें और आत्मनिर्भर बने, ताकि स्पर्धा में मजबूती से टिके रह सकें। बैठक में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत भी उपस्थित रहे। इसके अलावा वाणिज्य, राजस्व, शिपिंग, राजमार्ग, कृषि, IT, टेक्सटाइल समेत कई अहम मंत्रालयों के सचिवों ने भी बैठक में भाग लिया। National aspirations call for a greater thrust, and which is why I thought it's important that both the Board of Trade and the Council for Trade Development and Promotion meet together. Meeting separately the industry and meeting separately the states will possibly not give us the kind of outcomes that synergy between the two departments can give us, or between the two sets of persons and different stakeholders
can give to the potential outcomes. सरकार ने दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 का लॉन्च कर दिया। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि इसमें अपशिष्ट प्रबंधन और गंदे पानी का शोधन करके इसके इस्तेमाल पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर नतीजों के लिए देश में शहरों की स्वच्छता का तिमाही मूल्यांकन किया जाएगा और इस मूल्यांकन को जनवरी 2020 में होने वाले व्यापक वार्षिक सर्वेक्षण में फीड किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 लागू करने का मकसद शहरों के धरातल पर प्रदर्शन और सेवाओं की निरंतर निगरानी है। इसमें 2 श्रेणियों में रैंक दिए जाएंगे। पहली श्रेणी 1 लाख और उसके ऊपर की आबादी वाले शहरों की होगी और दूसरी 1 लाख से कम आबादी वाले नगरों की। शहरों का प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में रैंकिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा। जनवरी 2020 में होने वाले वार्षिक सर्वेक्षण में तिमाही मूल्यांकन का 25% वेटेज दिया जाएगा। This is a program which was started, as I said, amidst some cynicism. We are not only completing it, but we are taking it to the next level, where wastewater, fecal sludge, and I think we will have to, in a futuristic version of this program, look at how we deal with water, air, and our general system from a sustainability point of view. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने वृक्षासन का 3D वर्जन जारी किया है। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य में सूखे की स्थिति समेत राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। फडणवीस ने गृह मंत्री को पानी की कमी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। राज्य के कई हिस्से, विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र, सूखे की चपेट में है। मराठवाड़ा के जलाशयों में जल स्तर काफी कम हो गया है। देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन से भी मुलाकात की और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों के लिए 10% आरक्षण लागू किए जाने के बाद राज्य के सरकारी कॉलेजों में मेडिकल सीटों में वृद्धि करने की मांग की। लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार राहुल गांधी वायनाड जाएंगे और अपनी जीत के लिए लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। वहीं पंजाब में अमरिंदर सिंह ने अपने कैबिनेट में फेरबदल किया है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब सरकार में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वो पर्यटन और शहरी विकास मंत्री थे।
नवजोत सिंह सिद्धू को बिजली और नई और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रभार दिया गया है और उनके पर्यटन और संस्कृति मामलों का प्रभार चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक बुलाई थी। इसमें मंत्रियों के विभागों को बदला गया। हालांकि सिद्धू बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी राज्य मंत्रियों के विभागों में कुछ बदलाव किए हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी भी हुई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि मारे गए सारे आतंकी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े थे। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया है। और खबर दुबई से, जहां एक बस यात्री के दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 भारतीयों समेत कम से कम 17 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि ओमान की राजधानी मस्कट से दुबई आ रही ओमान की राष्ट्रीय परिवहन कंपनी की एक बस शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर सड़क के किनारे बने डिवाइडर से टकरा गई, जिसके कारण करीब 17 यात्रियों की मौत हो गई। दुबई स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि हादसे में मारे गए लोगों के नाम और नागरिकता के बारे में भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ भारतीय जरूर इस हादसे का शिकार हुए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए बेहतर कार्य रणनीति बनाने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कल हैदराबाद में CR राव एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के कार्यक्रम में ये बात कही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के विषय पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुसंधान और विकास क्षेत्र में ज्यादा निवेश होना चाहिए, जिससे भारत प्रौद्योगिकी निर्यात में विश्व में अग्रणी बन सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक प्रगति और विकास के लिए तकनीक की प्रगति जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार से लोगों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक प्रभाव आना चाहिए, जिससे गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बीमारी जैसी चुनौतियों से निपटा जा सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि साइबर सुरक्षा हमारी प्रौद्योगिकी संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने विशेषज्ञों से साइबर समस्या पर गहराई से ध्यान देने और इन खतरों का मुकाबला करने के लिए नए समाधान खोजने की बात कही है। Artificial intelligence, AI, and machine learning, ML, are the most exciting of these technologies with potentiality to endless applications. These technologies are capable of solving many complex problems of our times. The reason behind the popularity of these technologies is that, coupled with advance in data collection, the aggregation they give machines intelligence, enabling high-level cognitive process like thinking, perceiving, learning, problem solving, and decision making. Present opportunities to complement and supplement human intelligence and enrich the way people live and work. Artificial intelligence and machine learning are extensively used in large enterprises. We have to explore the possibility of using these technologies in small and medium enterprises. At present, cyber security is often an afterthought. We have to change this mindset. Cyber security must be an essential part of our technology culture. We must also be intensely aware of the data privacy concerns raised by infiltration of internet into our daily lives. अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आज प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगी। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो 7 जून को कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देंगी। दरअसल थेरेसा मे पर पिछले काफी समय से आरोप लग रहा था कि यूरोप से ब्रिटेन को बाहर करने के समझौते पर वो अपनी पार्टी को ही नहीं मना पा रही हैं। संसद में उनके ब्रेक्जिट प्लान पर भी कई बार नकारा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते, जिसे न्यू स्टार्ट संधि कहा जाता है, कि नवीनीकरण को लेकर अगर कोई उत्साहित नहीं है तो रूस इससे हटने को तैयार है। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित आर्थिक मंच के कार्यक्रम में हथियार कटौती की रणनीतिक संधि का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर किसी को यह महसूस नहीं होता कि करार न्यू स्टार्ट का विस्तार किया जाए तो ठीक है, हम तब ऐसा नहीं करेंगे। इस संधि पर प्राग में 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में परमाणु हथियारों की संख्या को शीत युद्ध सीमा से नीचे बनाए रखने की बात कही गई थी और इसकी मियाद 2 साल में खत्म हो जाएगी। बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की।
10वें मुकाबले में कल ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 15 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की जीत में मिशेल स्टार्क के 5 विकेटों का बड़ा योगदान रहा। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वेस्टइंडीज के सामने 288 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 273 रन ही बना पाई। मार्टिन कूल्टर मैन ऑफ द मैच चुने गए। वहीं आज ब्रिस्बेन में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों के मौसम के हाल की जानकारी के साथ। नमस्कार।